स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। अ, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, हम लोगों ने चर्चा की थी मीडिया की भूमिका की और आपके साथ की गई वो चर्चा बहुत लोकप्रिय हुई। मैं वास्तव में बता रहा हूँ बहुत लोकप्रिय हुई। वो एक गंभीर और लंबी चर्चा थी, लेकिन लोगों ने, हज़ारों लोगों ने, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको मन लगा के देखा। आज हम लोग इसी से जुड़ी हुई चर्चा करेंगे, थोड़ा-सा संदर्भ अलग-सा है। अ, दिल्ली में प्रगति मैदान में के भारत मंडपम के ऊपर भारत मंडपम में 16 तारीख से 20 तारीख तक मुतवातिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा एक विश्व स्तर का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसको एआई महाकुंभ भी कहा गया। इस महाकुंभ से बहुत सारी ऐसी बातें निकलनी चाहिए थी, जिससे भारत दुनिया में सबसे बड़े एआई प्रयोक्ता यानी एआई का इस्तेमाल करने वाले देश से एआई की दुनिया में हस्तक्षेप करने वाला और एआई बनाने वाले देश की तरफ बढ़ पाता। अमेरिका के बाद इस वक़्त दुनिया में भारत सबसे बड़ा एआई प्रयोक्ता देश है। यहाँ पे चैट जीपीटी, ग्रोक वगैरह इनका इस्तेमाल जम के लोग कर रहे हैं। संख्या की दृष्टि से बहुत आगे हैं हम लोग। लेकिन बनाने के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारे पास जो 1-2 डेटा सेंटर हैं, उनमें हमने एक एक 1-2 जो एआई के मॉडल बनाए हैं, उसमें एक मॉडल जो सबसे अच्छा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 अरब पैरामीटर्स के ऊपर काम कर सकता है, जबकि जो गूगल का जेमिनी 1 है, वो 1 ट्रिलियन 1 खरब पैरामीटर्स पे काम करता है और हो सकता है अगले महीने या उससे अगले महीने तक वो 2 खरब या 10 खरब तक पहुँच जाए। तो हम लोग मुद्दतों से 1 अरब पे अटके हुए हैं। जितने ज़्यादा पैरामीटर्स पे काम करेगा, उतना ही होगा। और हमारे पास ना उतनी बिजली है, ना हमारे पास उतना पानी है, हमारे पास पर्यावरण की समस्याएँ भी हैं, हमारे पास ज़मीन की कमी भी है, हमारे पास पूँजी की कमी भी है। हम अ, पिछले पिछले वित्त वर्ष में 2000 करोड़ रुपए एआई के लिए दिए गए थे। जब इस बार वित्त मंत्री ने जाँचा पता लगा उसमें केवल 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो उन्होंने बजट 50% एआई का काट दिया। यानी इस बार बजट में केवल 1000 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और 1000 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है एआई के लिए। ऊँट के मुँह में जीरे से भी कम है। ऐसी स्थिति में हमने एक एआई का इतना बड़ा समिट किया, इतना बड़ा शिखर सम्मेलन किया। ऊपर से देखने में लगता है कि इसमें एआई संबंधित कोई काम हुआ नहीं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की जो एक पीआर एक्सरसाइज होती है, प्रधानमंत्री की जो प्रचार की कवायद होती है, इसके अंदर उन्हें महारत हासिल है प्रधानमंत्री को। ये वो पूरी तरह बन गया। दुनिया के दूसरे संवाददाता जो आ रहे हैं, जैसे भी ब्लूमबर्ग की एक संवाददाता है, उसका एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वो देख रहा है कि क्या हुआ है पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली जाम पड़ी हुई है, हर जगह प्रधानमंत्री का चेहरा लगा हुआ है, वो मुस्कुरा रहे हैं। उस और उसमें कोई ड्राफ्ट आ रहे हैं, उसके अंदर बड़ी-बड़ी बातें लगने वाली फ्रंटियर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन व्यावहारिक रूप से भारत में एआई संबंधित किसी निवेश के बारे में कोई डील हुई हो, ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। भारतवासी भारतवासी जो भारत के जो इंजीनियर हैं, भारत के जो इस दुनिया में काम करने वाले लोग हैं, वो एआई में किस तरह आगे बढ़ेंगे, इसकी कोई योजना नहीं है, इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल हर जगह प्रधानमंत्री का चेहरा है, प्रधानमंत्री हाथ उठाए हुए हैं और बड़े-बड़े अखबारों में पूरे-पूरे पेज के आइटम छप रहे हैं। एक अखबार में तो हेडिंग ये था, हमारा भी टाइम आ गया, एआई में आ गया हमारा भी टाइम। इस तरह के रैप सॉन्ग से संबंधित जो रैप सॉन्ग है, मतलब उसकी तर्ज पे हेडिंग बन रहे हैं। तो इससे क्या होगा? आप इस ये जो हो रहा है, क्या भारत इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो बहुत ताज़ा है और छलांगे मार के आगे बढ़ रहा है, एआई के साथ कदम-ताल करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें ये जो किया गया है, इसका क्या मतलब है? क्या साबित करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, ऐसा है अभय जी, आप जानते होंगे, बहुत से आपके ऐसे मित्र होंगे हुँ, जिनको शौक होता है किताबें खरीदने का, हुँ, पढ़ने का नहीं। हुँ, उनके घर में आप जाएँगे, माफ़ी कीजिएगा मेरे पीछे किताबें लगी हुई हैं, लेकिन कुछ एक पढ़ी हुई हैं मैंने। लेकिन मैं वैसे कहना चाहता हूँ कि उनको किताबों की नुमाइश की इच्छा होती है, उनको शौक होता है, हुँ, पढ़ने का शौक नहीं होता। हुँ, ये वो माइंडसेट है। मैं बिल्कुल भी अवमानना नहीं करना चाहता
हमारे उस सेक्टर में काम करने वाले, एआई सेक्टर में काम, डिजिटल सेक्टर में काम करने वाले, एआई सेक्टर में काम करने वाले, जो हमने डिजिटल स्फीयर में थोड़ी बढ़त हासिल की है, आगे बढ़े हैं हम पहले के मुकाबले, उसकी इज्जत करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिखावे का तंत्र अब खत्म करो भाई। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के आसपास आप उसको घुमा रहे हो लगातार, जैसे कि उस महान आत्मा के पास समस्त ज्ञान है, दैट ही इज द रिपोजिटरी ऑफ ऑल विजडम। कभी नहीं होता ऐसे। और लोकतंत्र में तो ये कहा जाता है कि व्हेन द लीडर स्टार्ट्स थिंकिंग दैट ही इज द रिपोजिटरी ऑफ ऑल विजडम, तो फिर लोकतंत्र खत्म करने पे उतारू हो जाता है, वो बात ही नहीं करता लोगों से, मिली जुली फैसले नहीं होते, कलेक्टिव थिंकिंग नहीं होती, डिसीजन मेकिंग नहीं होती। ये जो एआई समिट बनाया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो लोग गए वहां पर, उनको प्रॉब्लम हुई लॉजिस्टिक्स, जैसे आपने बताया, वाईफाई नहीं चल रहा था। और दूसरा, जो नुमाइश करने गए, अपने यंत्रों को दिखाने गए, वो प्लेजरिस्ट निकले। प्लेजरिज्म क्या है? उस चोरी का नाम है जिसमें कि चोर अपना नाम पीछे छोड़ देता है। चोरी कर ली, नाम छोड़ दिया, प्लेजरिस्ट वही है। और सबसे बड़ा जो प्लेजरिस्ट इसमें निकला, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी था। अब आप बताइए कि ना सिर्फ उस यूनिवर्सिटी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अब्यूज की, उसकी अवमानना की, दूसरा उसको जो वहां पर स्टॉल मिला, उसकी जो स्पेस थी अभय जी, वो आईआईटीज और आईआईएम्स को जो स्टॉल मिली वो तो उनसे ज्यादा थी, कहीं ज्यादा थी। तो उसको जो प्राथमिकता दी गई, वो एक नमूना था। इस आयोजन के पीछे जो इंस्टिंक्ट था, जो मोटिवेशनल इंस्टिंक्ट था, वो ये था कि आपने अपनी और अपने पैटर्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की शोकेसिंग करनी है। और सीरियस जो बात एआई में आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, अब जैसे मिसाल के तौर पे, क्या इस सरकार को ये दायित्व तो नहीं बनता कि जब डाटा प्रोसेसिंग के लिए हमको इतनी बिजली एनर्जी की जरूरत होगी, इतने पानी की जरूरत होगी, वो कहां से आएगा, वो कहां से मुहैया होगा? और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसा पैसा इन्वेस्ट करके एक गुजरात में एक व्यक्ति ने पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद भाग गया, उसके बाद उसने कुछ आगे उसकी प्रोग्रेस नहीं हुई, और वो अभी आजकल ही रिसेंटली द सेम इंडस्ट्री लॉस्ट हिज सन, अनफॉर्चुनेट, बट उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा तामझाम में लगाया था, वो उसका कुछ पता नहीं चला हमको। देखिए, कोई सीरियस पहल नहीं है। उसके मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि देयर इज नो आई फॉर डिटेल। जो आयोजन हुआ है उसमें कोई आई फॉर डिटेल नहीं थी। अब आप टॉम ऑल्टमैन को, जो ओपन एआई वाला टॉम ऑल्टमैन है, उसको, और एंथ्रोपिक्स वाला जो सैम उसका क्या, ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन, हाँ, और एंथ्रोपिक्स वाला जो डारी। डारियो हाँ, अमोंडे जो है, उनको आपने अगल बगल खड़ा कर दिया। उनकी तो बातचीत नहीं है आपस में, बिल्कुल उनकी नहीं। बिजनेस राइवलरी है। तो उन्होंने हाथ नहीं पकड़े, मुट्ठी ऊपर कर दी। आप हाथ जैसे ऊपर किया तो मुट्ठी दिखा दी, मतलब दे डिडंट होल्ड ईच अदर्स हैंड्स। वो एम्बैरेसमेंट थी, और लैक ऑफ एडिक्वेट स्टडी एंड इंक्वायरी थी इसके आयोजन में। और मेरा ये मानना है कि ऐसे बड़े समागम करने से पहले आपको एक बात की बड़ी सख्त जरूरत है, और वो बात क्या है कि आपका सारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एक स्वर में बोले, एक बात कहे, जो सकारात्मक बात हो, एक दूसरे पे छीटाकशी ना करे। क्या इस आयोजन में बीजेपी या सरकार के लोगों को छोड़कर किसी और को बुलाया गया, जो लोग नॉलेज रखते हैं उसके बारे में? देखिए, डाटा पे और जो इंडो यूएस पैक्ट हुआ है उस पे, राहुल गांधी की एक स्पीच का, उसकी स्पीच का एक भाग रिवर्टिंग था। उससे पता चलता था कि उसकी कितनी उस पे शोध है और उसकी पकड़ है उस मुद्दे पर।
लेकिन वो बाद में पॉलिटिसाइज हो गया उसका भाषण बाद में। लेकिन जब वो बोल रहा था इस मुद्दे पर तो स्तंभ होकर देख रहे थे बीजेपी वाले। और अगर ऐसे ही भाजपा की तरफ से कोई ये व्यक्ति बोलता ऐसे ही तार्किक आर्गुमेंट्स देकर, तो हम भी उतने इंटरेस्ट से सुनते और हम सुनना चाहते थे। वो उन्होंने उसको इनवाइट नहीं किया। इनवाइट तो छोड़िए, मतलब बताया भी नहीं। अभी पार्लियामेंट का सेशन हुआ, उसमें जहां माननीय प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं गए, क्या उस पार्लियामेंट में कुछ बात की गई? दी पार्लियामेंट इज इन रिसेस। Has a word been uttered in parliament on the floor of the house that ये AI समिट हम करने जा रहे हैं? एक शब्द भी नहीं बताया। इसका मकसद ये है। क्या हम क्या दिस गवर्नमेंट इज एक्टिंग इन वैक्यूम कि पार्लियामेंट की परिधि से बाहर विरोधी पक्ष को इन्वॉल्व किए बिना आप दुनिया भर से लोगों को बुला रहे हैं, और उसके बाद जब प्रोटेस्ट होता है वहां पर तो तमाम मीडिया को, जो आपका, माफी चाहता हूं, पालतू मीडिया है, वो जो आपका पालतू मीडिया है, जो मीडिया आपका गोदी मीडिया या गोद लिया हुआ मीडिया है, उसके जरिए आप कह रहे हैं देश का नुकसान हो गया, देश की कितनी मानहानि हुई, देश की अवमानना हुई। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट से डेमोक्रेसी की अवमानना नहीं होती है। सही बात। हम जिस जगह पे किया गया और शायद जिस तरीके से किया गया उसके बारे में आई हैव एक्सेप्शंस, आई हैव रिजर्वेशंस, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस प्रोटेस्ट से हमारे देश की अवमानना हुई। क्यों? इस प्रोटेस्ट से कम सरकार को, जिस पे तोहमत लगती है कि बोलने नहीं देती, जो पार्टिसिपेशन नहीं करने देती, अपने खिलाफ एक वर्ड नहीं अटर करने देती, उसके तत्वावधान में ये हुआ। कल को आप साइड की जगह, कि अगर यहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती तो ये कैसे हो गया? ये बात अलग है कि वो लोग जो, जिनसे आपको दिक्कत थी, जो आदमी अंदर चले गए और वो जाके उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, और वो लोग जो है ऑफिस बेरर्स थे यूथ कांग्रेस के, उनको रजिस्ट्रेशन मिल गई। उसी तरह से बिना जानकारी लिए, बिना एडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस, आपने वहां पर एग्जिबिट जाके, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जिबिट दिखा दिए जाके, चीनी कुत्ता दिखा दिया। हाँ, देखिए, मुझे बताइए, ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है क्या? ऐसे समागम में जहां पर दुनिया के टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोक्रेट्स, इन एजेंसीज में, ये जो जैसे बड़ी बड़ी जो डिजिटल एजेंसीज हैं, जो बड़ी बड़ी एआई कंपनीज हैं, उनके लोग जाके पार्टिसिपेट कर रहे थे। फ्रांस का राष्ट्रपति आया हुआ था और देशों के हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट आए हुए थे। वहां पर इतना बड़ा आपने सिक्योरिटी लैप्स किया, और उसके बाद जब ये सब हो गया तो आपका सारा मीडिया, आपका जो पालतू मीडिया है, वो उसमें लग गया। आज किसी एक व्यक्ति ने, जिसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और उनका पता नहीं क्या हो गया, वो भी थोड़े से दीवाने हो गए लगते हैं। वो कहते हैं कि 2014 से पहले जो मीडिया, बंधुआ मीडिया होता था, मतलब गोदी मीडिया होता था, वो इंडिपेंडेंट मीडिया मतलब वो अपनी ऑब्जेक्टिविटी दिखा रहे हैं ये लिख के। अगर उनको हमको मिल जाए, मैं मिलूंगा उनसे कभी, वो क्या कर रहे थे उस पीरियड में, उनसे भी पूछ लेंगे। देखिए, हर पत्रकार में नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, और आज का जो मीडिया है वो भी परफेक्ट नहीं है, और इससे पहले बार जो था वो भी उतना परफेक्ट नहीं था परफेक्ट, फैक्ट है ये। लेकिन एक बात बता दूं, परफेक्शन पे तो कंपटीशन हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन बेशर्मी में नहीं हो सकता। बेशर्मी में नहीं हो सकता। जो पहले मीडिया था उसकी गलतियां थी, उसकी प्रेफरेंसेस थी, उसके कुछ बायसेस थे, उसकी कुछ हरकतें जिससे सरकार को मदद मिलती थी, लेकिन वो बेशर्मी से नहीं करता था, जिस बेशर्मी से आज के दिन हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि अगर इससे देश की अवमानना हुई है
तो क्या देश की रेपुटेशन को चार चांद लग रहे हैं कि शंकराचार्य के खिलाफ पॉस्को केस हो गया, यौन शोषण का प्लेस आपके एक हाई प्रीस्ट का ऑफ योर रिलीजन, हिंदू धर्म का भी अपमाना हुआ। वो किसने किया? वो कौन है महिला? किस बेसिस पे हुआ? पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द शंकराचार्य, पुलिस विल इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ सिक्योरिटी लैप्स इन पार्लियामेंट। तो क्या है इस देश में, हो क्या रहा है? इससे हमारे देश की बदनामी नहीं हो रही कि? आप मुझे बताओ अभय जी, हो रही है कि नहीं? जी बिल्कुल, आप बताइए। बिल्कुल। मैं आप एक और पहलू की तरफ आपका ध्यान खींचूंगा। हम लोगों को, मुझे भी कल ही इस बात का एहसास हुआ, मैं खुद भी अपनी गलती कबूल करता हूं। दिल्ली में, खासतौर से नई दिल्ली के इलाके में, कनॉट प्लेस के इलाके में, लुटियंस दिल्ली के इलाके में, और इस पूरे सेंट्रल मध्य दिल्ली वाले इलाके में जहां पर ये सभी कार्यक्रम हो रहे थे, इसके इर्द गिर्द कई किलोमीटर तक जितने भी फेरी वाले थे, जितने भी गरीब आदमी थे जो फुटपाथ के ऊपर अपनी चीजें बेचकर अपनी रोजी कमाते थे, अपने खोमचे लगाते थे, पकौड़ियां खिलाते थे, छोले खिलाते थे, जो कि कनॉट प्लेस की फुटपाथों पर बैठकर आपके फोन के ऊपर वो ऊपर गार्ड लगाते थे, उसका कवर बेचते थे, महिलाओं के लिए सस्ती आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते थे, बुने हुए छाते, बुने हुए झोले बेचते थे। इन सब लोगों को पिछले 7-8 दिन से कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है। इन सब की सफाई की गई है, कोई मौजूद नहीं है, किसी भिखारी को भीख नहीं मांगने दिया गया। उन सब लोगों की रोजी रोटी के ऊपर कितनी बड़ी लात पड़ी होगी, आप सोचिए। तो ये पूरा जो एआई समिट है, ये दिल्ली के गरीब आदमी की पीठ पर पड़ने वाला एक ऐसा कोड़ा है जिसकी आवाज हम लोगों ने नहीं सुनी, मीडिया ने नहीं सुनी, मध्य वर्ग ने नहीं सुनी, उन तमाशबीनों ने नहीं सुनी, 70,000 या 1-1.5 लाख तमाशबीन जो वहां पर उमड़ पड़े थे वहां पर। अच्छा, अब आप सोचिए, जो युवक कांग्रेस के लोग गए, उन्होंने अपनी शर्ट उतारकर, अपनी कमीज उतारकर वहां प्रदर्शन किया। इस तरह का प्रदर्शन, मैं खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुका हूं और मुझे यकीन है आप भी किसी जमाने में रहे होंगे। उस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जब अपने कपड़े उतार कर प्रदर्शन करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका एक ही मतलब होता है कि वो एक गरीब देश के प्रदर्शनकारी हैं, ऐसे प्रदर्शनकारी जिनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। उसका यही मतलब होता है। ये मुझे सर्फाइटियस इंडिग्नेशन समझ नहीं आ रही है अभय जी। जी, जी, वी आर अ कंट्री ब्रॉट अप ऑन द लेगेसी ऑफ अ सेमी न्यूड सेंट। जी। बापू तो कितने कम कपड़े पहनते थे, और पूछा गया एक बार तो कहा कि मेरे ने जो राजा ने मेरे लिए और जनता पर्याप्त पहने हुए थे, मेरे लिए भी पहने हुए थे। उन्होंने कहा, हाँ, देखो द पॉइंट इज द किंग वाज वेयरिंग इनफ क्लोथ्स फॉर बोथ ऑफ अस। हम्म, यू सी, द सच्चाई है हम्म, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज एन एक्सप्रेशन इज एन ऑक्सीमोरॉन। हम्म। क्योंकि what can be हिंदी artificial हिंदी बता about देता it? हूँ, वो नहीं, एक विरोधाभासी अर्थ देने वाला है, बता दिया हाँ मैंने जी। हाँ हाँ, मैं ऑक्सीमोरन ये एक कह अलंकार है, एक फिगर ऑफ हाँ स्पीच है। हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हम्म, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन ऑक्सीमोरॉन। हम्म, then how can intelligence be artificial? हम्म, But we got to know that it's not an oxymoron, हम्म, thanks to what was done by Galgotia University. हम्म। You see, ये सच्चाई है। और दूसरा, जिस तरह के वहां पर आपने इंतजाम किए, लोगों को मीलों चल के वापस जाना पड़ा, कोई आवागमन नहीं था, कोई कम्यूट करने के लिए कोई जरिया नहीं था, कोई बसेस जिस तरह से चलनी चाहिए ऐसे बड़े समागम में नहीं था। और आपकी सारी फोकस जो थी सिक्योरिटी पे थी, और सिक्योरिटी भी टोटली लैप्स थी, क्योंकि अगर सिक्योरिटी सही होती तो यूथ कांग्रेस तो वाले ये लोग कैसे घुस अंदर, पाते? ये कैसे घुस गए अंदर? और ये कहा जा रहा है भाई जी हम्म, कि ये तो, और महान स्पोक्समैन हैं बीजेपी के, नाम लेना उचित नहीं है, नाम लेकर उनको एडिफाई नहीं मैं करना चाहता, कि वो कह रहे थे कि राहुल गांधी के घर में प्लानिंग हुई। अगर आपको यहां तक पता था कि राहुल गांधी में की घर में प्लानिंग हुई, तो जो अपने आदमी भेज रहे थे उनका भी पता होगा, तो आपने उनको कैसे दे दिया रजिस्ट्रेशन? वो कैसे आ गए अंदर? इट इज अ कॉमेडी, इट इज अ सर्कस व्हाट यू सॉ देयर। दिखावे की सर्कस थी वहां पर। इनका अपना भी अपनी जो शोकेस करना चाहिए था भारत का टैलेंट, जिस तरह से
जो हमारे लोग, जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग ने जो झंडे गाड़े हैं, बुलंदियां हासिल की हैं विदेशों जी में, जी उसके दम पे हमने ये एआई समिट किया। हम्म, सत्या नडेला बगल में खड़ा हुआ था प्रधानमंत्री, आता है, ही इज अ मैन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट इफ समबडी आस्क्स हिम अ क्वेश्चन कि व्हाट डज ही कंसिडर हिमसेल्फ टू बी फर्स्ट, एन अमेरिकन सिटीजन हम्म, और अ फॉर्मर इंडियन सिटीजन, हम्म, you would be shocked by his reply, because the point is that हम अभी तक अपनी इस क्रीम को, जो कि यहां शुरू में पड़ी, यहां पर उसकी फाउंडेशंस ले की गई, जितने भी बड़े बड़े यहां से लोग जाके बाहर उन्होंने बुलंदियां हासिल की है, their basic education was done in India, and I think that भारत कैन टेक ड्यू क्रेडिट, हमारा सिस्टम कैन टेक ड्यू क्रेडिट कि भाई हमने ऐसे लोग तैयार किए। क्या आज के दिन ये लोग तैयार हो रहे हैं, ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं क्या? ये सवाल क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जहां पर इतनी बड़ी व्यापक बहस हो रही थी, उस पे क्या ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि फाउंडेशनल लेवल एजुकेशन का क्या जरिया होना चाहिए, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, उसके इंस्टीट्यूशंस कितने आजाद होने चाहिए, कितनी साइंटिफिक टेम्पर होनी चाहिए, कितनी साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए। अरे यहाँ पर तो आप एआई इंटेलिजेंस पे इतना बड़ा समागम कर रहे हो, और माननीय मोहन भगवत जी कह रहे हैं बच्चे ज्यादा पैदा करो, बच्चे 3 पैदा करो आप। ये भारत इज अ कलिडोस्कोप ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रडिक्शंस, कि आप एक तरफ तो एआई समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और दूसरी तरफ दी हेड ऑफ द फाउंटेन हेड, आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी, वो कह रहे हैं कि आप अपने आप को बचाइए इस डेंजर से कि आप कहीं माइनॉरिटी में ना आ जाएं, बिना कहे कि मुसलमानों के चलते वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये साइंटिफिक थिंकिंग है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल और अदरवाइज? देखिए, ये हम क्या बहस कर रहे हैं, वी आर मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज, अभय जी। इस सारी बहस में वी आर बीइंग मेड टू मिस द वुड फॉर द ट्रीज, कि हम ये कर रहे हैं कि जो चीज अहम है उसको देख नहीं रहे, और जो चीज दिखावे की है उसके चलते हम अपने रास्ते से भटक गए हैं। और ये एआई समिट जो था, रिगार्डलेस ऑफ, देखिए आजकल तो अखबारों में जो छपता है उसका तो विश्वास बड़ी मुश्किल से करता हूं मैं, 2-4 बार पढ़ के ही करना चाहिए, और पता भी नहीं होता कि किसके कहने पे लिखा गया है और कहां से वो मटेरियल आया जिसके जरिए वो लिखा गया है। लेकिन हर कोई गलत नहीं है, देयर आर शाइनिंग एग्जांपल्स, देयर एक्सेप्शंस टू द रूल। मेरा ये कहना है कि ये जो हमारा इतना बड़ा समिट था, एआई समिट, एआई समिट में शोकेसिंग किसकी हुई? क्या इंडियन टैलेंट की हुई? किसकी शोकेसिंग हुई? हो, एक पर्सनैलिटी कल्ट है, उसको और ज्यादा बटरस करने के लिए, उसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए यह पूरा समागम रचा गया, ध्यान हटाने के लिए रचा गया कुछ मुद्दों से, क्योंकि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बारे में अब आज के दिन, अगर ट्रेड डील, इंडो यूएस ट्रेड डील के बारे में, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील भी हुई थी, बिल्कुल हुई थी ना, और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में जो सवाल जवाब हुआ था पार्लियामेंट में, जिसका जवाब प्रणब मुखर्जी ने दिया था, आज भी वो कागज मेरे पास रखा हुआ है। वो उस इदारे में पूरी इंक्विजिशन हुई और सरकार ने जवाब, उसकी जवाबदेही बनी, उसने जवाब दिए। क्या इंडो यूएस ट्रेड डील जो है, जो आज के दिन उसका क्या हशर होगा, उसका क्या मुस्तकबिल है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो अभी आज तो हुई नहीं है, आप जानेंगे कैसे? अरे जो इट इज इन ऑफिंग ना, आई नो, बट जो आज कुछ अखबारों में कुछ मैंने पैसेजेस पढ़े हैं, व्हाट वाज द हरी टू साइन इट? आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन थ्रू सोशल मीडिया कि क्या हमारे हाई कमिश्नर, हमारे एम्बेसी ने हमको आगाह नहीं किया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टॉलिंग इट, that if the Supreme Court holding it as extra constitutional, that beyond the powers of the president, that this is something, ये taxation है,
squarely in the domain of the US Congress and not the president. वो कह रहा है अब भी मैं लगाऊंगा। देखिए बार बार हम कहते थे कि दी डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ कांस्टेंट इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, और इस मुद्दे पर उसके अपने नियुक्त किए गए जजेस ने उसके खिलाफ जजमेंट दिया है, 2 कंजर्वेटिव जजेस ने दिया है। तो अब क्या होगा, जो आपने साइन किए हैं, जहां जहां साइन किए हैं, क्या उसका अनुपालन करेंगे? देखिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बदल गई अभय जी, बिल्कुल बदल गए। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बिल्कुल बदल गई हैं, और जिन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में हमने इसको साइन किया, वो एक दबाव था यूएस टैरिफ्स का, उसके चलते हमने इनके साथ भी किया, हमने इंग्लैंड के साथ भी किया, हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भी किया, हमने साउथ कोरिया के साथ भी किया, न्यूजीलैंड के साथ भी किया, न्यूजीलैंड के साथ हमने किया। ऑल दोस डील्स विल नाउ हैव टू बी रीवर्क्ड टू मेक देम रियलिस्टिक कि ये हमारे लिए सही है, हमारे मफाद में है। ये आपने जल्दी क्यों दिखाई? आपको डर किस बात का था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन कोटेड एज सेइंग बाय सम सोर्सेस कि हैड दे हेल्ड बैक दे नो व्हाट कुड हैव बीन माय रिएक्शन। आप मुझे बताइए। तो इसलिए forget artificial intelligence at this summit. The government needs to demonstrate basic, not just intelligence, basic understanding, basic appreciation कि भाई ये हो सकता है। कॉमन सेंस तो दिखाओ, इंटेलिजेंस छोड़ दो। When the government in certain matters is showing an absence of common sense, कॉमन सेंस क्या कहती है? आपको जबरदस्ती जल्दी में कोई भी डील नहीं साइन करनी है, और इतनी व्यापक डील। अब हमारे को क्वाड पे जवाब नहीं दे रहा है कि क्वाड में आएगा कि नहीं, क्वाड को आगे बढ़ाएगा कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ना वैसे ही है जैसे कौवे को पकड़ना, आसानी से पकड़ा नहीं जाता वो। और दूसरा, अब डोनाल्ड ट्रंप का हशर क्या होगा? ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का उनका जजमेंट आया है कल रात से, हम तो सुन ही रहे हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। वो जजमेंट जो है अभय जी, उसके बाद ये उसकी इट हैज ब्रोकन द बैक ऑफ हिज इकोनॉमिक पॉलिसी टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसको टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके एक तो वो जो आते थे इन्फिल्ट्रेटर्स, जो भी माइग्रेंट्स हैं, उन पे रोक लगाना, ठीक है। और दूसरा कि हमारे दम पर हमको एक्सप्लॉइट कर कर लोग पैसा बटोर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और उसके चलते ये जो टैरिफ का स्ट्रक्चर वो लेके आया कि हमको अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं। नाउ देयर इज 140 बिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ ऑफ इंपोर्ट टैरिफ हैज बीन चार्ज्ड, जो कंपनीज ने दिए, कंपनीज ने पे किए है उसको, वो कैसे वापस मिलेगी? उसके बारे में जजमेंट बिल्कुल चुप है, जजमेंट ने कुछ नहीं बोला। और इस दम पे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि ये जजमेंट जो है ठीक नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपने अपने अधिकार के बाहर ये टैरिफ इंपोज की, और आपने नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस की वायलेशन में मुल्कों पे दबाव बनाकर उनसे सिग्नेचर करवाए। इट इज टोटली अनरियल। ये पूरा स्ट्रक्चर ही अनरियल है, अनरियलिस्टिक है कि एक तो आप जजमेंट अब आपको वापस नहीं करोगे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, लिटिगेशंस होंगे। अनंत भाई, ये लिटिगेशन तो 50 साल तक भी सॉल्व नहीं होंगे जब शुरू होंगे। और उसके बाद उसकी इकोनॉमी की क्या अट्रैक्शन रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए, सेलर्स के लिए, ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेसेस। तो ये हमारी सरकार ने थोड़ा धैर्य रख के, उससे डरे बिना ये डील साइन करनी चाहिए थी। और दूसरा, अगर जो राहुल गांधी कह रहा है वो सही है, तो इस पे एक व्यापक बहस करवा दे और उसका जवाब दे दे। और हम चाहते हैं कि हम इसको गवर्नमेंट को ट्रस्ट करें। हम गवर्नमेंट को एटर्नली डिस्ट्रस्ट नहीं करना चाहते, ना ही हमें करना चाहिए। चुनिंदा गवर्नमेंट है, चुनी हुई गवर्नमेंट है, लेकिन हम इसको डिस्ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ ओपेसिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। में हर किसी डील में
ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यूयू के साथ जो साइन हुई उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इंडिया अमेरिका के साथ हुई उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ब्रिटेन के साथ जो हुई उसमें ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े आप साइन कर रहे हैं ट्रेड पैक्ट्स, उसमें क्या आपने जितने वो व्यापक हैं उतनी क्या उसकी 10% भी व्यापक चर्चा आपने करवाई है अपने सदन में या अपने देश में? देखिए, बहुत साल पहले जब डंकल ड्राफ्ट आया था ना, डंकल ड्राफ्ट जानता हूं। 90 के दशक में, WTO से पहले डंकल ड्राफ्ट, तो वो उरुग्वे की बहुत लंबी ट्रेड राउंड चला था, उसका नतीजे में आया था। हाँ, डंकल ड्राफ्ट। तो वहां से मैं उन दिनों आई वाज पोस्टेड इन अक्रॉस द बॉर्डर इन पाकिस्तान, तो छुट्टी में मैं आया तो यहाँ पर डंकल ड्राफ्ट भी चर्चा चल रही है और विभिन्न तरह से, और हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और उसमें लालू प्रसाद बोल रहा है कि डंकल आ गया तो तरबूज काटोगे तो गोबर निकलेगा उसमें से, ऐसी चर्चा हो रही। तो जो डंकल ड्राफ्ट का नाम जो है वो घर घर पहुंच गया। तो मैं हैरान कि पाकिस्तान में तो एक पत्ता भी नहीं फड़फड़ाया, कोई चर्चा ही नहीं है वहां पे तो, और यहाँ पर घर घर में चर्चा है। तो उसका क्या फायदा हुआ हमको कि हमने अंधे से साइन नहीं की, अंधे तरीके से साइन नहीं की वो डील। हमने फूक फूक पे कदम उठाए। हमारा नेतृत्व उस वक्त संभल संभल के चलता था, किसी के दबाव में नहीं रहता था। जो आज के दिन हुआ है उस व्यापक चर्चा के बिना हुआ है। और अगर आज के हाथों में खेल गए, ये ईयू के हाथों में खेल गए, ये यूके के हाथों में खेल गए, चकाचौंध हो गए। चकाचौंध हो गए, सही बात है। देखिए, चकाचौंध जब आप हो जाते हैं तो आपको रौंद दिया जाता है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ता है, आप बच ही नहीं सकते। आप इतने चकाचौंध होते हो कि आपको पता नहीं चलता कि आप रौंदे जा रहे हो, चकाचौंध में हो, बट काम आपको रौंदना है। और ये कोई मुल्क जो है माय फ्रेंड करके नहीं चलाई जाती डिप्लोमेसी। सही बात है। There is no friend in the diplomatic world, in the global diplomacy. वहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी इज नेशनल इंटरेस्ट, और वो सामने रख के साइन होती है ट्रेड पैक्ट्स। दोस्ती में कुछ नहीं होता। सही बात। और ये कहना कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, उसको हाथ में लेके जाना और फोटो खिंचवाना हाथ में हाथ डाल के, देखिए दैट अनर्गल बातें हैं वो। और किसी को तो समझाना चाहिए ना, अगर कोई बड़ा व्यक्तित्व भी ये कर रहा है तो कोई तो उनकी पार्टी में उनके समझाए, कोई तो सरकार में बताए उनको। लेकिन सब चंगासी, सरकार में तो स्लोगन एक ही वर्ड है, कैच फ्रेज है, सब चंगासी। वेल, हमारी सरकार है सब चंगासी। सब चंगा नहीं सी। सब चंगा जब होगा जब आप खुलकर जनता को बताएंगे कि क्या किन कारणों से ये पैक्ट आपने साइन किए हैं। अब बताइए कि जो पैक्ट आपने जितने भी साइन किए हैं, आप शोध करके, स्टडी करके सिचुएशन को, फाइनल कॉल जो लेती है वहां की सरकार, उसको देखकर, सुप्रीम कोर्ट को वहां की रवैया देखकर, आप इस देश के आवाम को कॉन्फिडेंस में लीजिए और उनको बताइए कि इन डील्स के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। और अगर जो नुकसान है वो जरूरत से ज्यादा है तो हाउ विल यू करेक्ट दैट सिचुएशन? अच्छा, ठीक है आपकी बात। इसी बात से जुड़ती हुई बात ये निकलती है कि क्या वो समय नहीं आ गया है कि इस सरकार को अमेरिका के साथ, चूंकि डील पे अभी दस्तखत नहीं हुए हैं, इसलिए सरकार के पास मौका है कि वो उस डील को पूरी तरीके से रीनिगोशिएट करे, अपनी शर्तें रखे और कहे कि अभी तक जो आपने जो संयुक्त घोषणा पत्र पे दस्तखत हुए हैं, भाई जो क्या हुआ है, केवल एक ही डॉक्यूमेंट पे दस्तखत हुआ है, वो डील नहीं है, वो तो डील फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क है। तो डील के फ्रेमवर्क को बदलने के लिए इंटरिम फ्रेमवर्क, इंटरम तो बाद में आएगा, इंटरम इसके बाद आएगा, इंटरम भी नहीं है वो, इंटरम भी नहीं, इनिशियल फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क है। तो उस फ्रेमवर्क को बदलने के लिए इनको प्रस्ताव रखना चाहिए कि इस फ्रेमवर्क के तहत डील नहीं हो सकती। अगर डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं डील, तो फ्रेमवर्क बदलना पड़ेगा। दूसरे, इनको यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ओमान,
इन तमाम देशों से भी इन्हें चाहिए कि कहें कि भाई देखिए अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। इसलिए जो अभी आपके साथ जो डील हुई है, इस डील को भी इन नई रोशनी में देखा जाना चाहिए, वरना हमें उसको इम्प्लीमेंट करने में हर डील में हमको दिक्कत होगी। अभय जी, हर डील में होता है सब्जेक्ट इज द क्लॉज इज फोर्स मेजॉर, हाँ, द क्लॉज ऑफ फोर्स मेजॉर, फोर्स मेजॉर। अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के हाँ, चलते हाँ, देखा जाता है कि सब्जेक्ट टू क्लॉज फोर्स मेजॉर वी विल डिलीवर ऑन आवर प्रोमिसेस इन दिस डील बाय दिस डेट। और फोर्स मेजॉर आपको परमिशन देता है कि आप उसको डिले करें या उससे बाहर निकलें। हम्म, तो फोर्स मेजॉर का जो क्लॉज होता है उसको इन्वोक कर आप इसको दोबारा से देखें और ध्यान से उसको पढ़ें और उस हिसाब से उसको अपडेट करें या अमेंड करें, जिससे कि भारत का नुकसान ना हो, भारत को फायदा हो, भारत के आवाम को, हमारी मार्केट को, हमारे बिजनेसेस को फायदा हो। और ये सब करने के लिए आप जो आपके सदन के भीतर इस्टेब्लिश्ड जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड इंटेलेक्ट है, उसका इस्तेमाल करें। रीच आउट टू द ऑपोजिशन, दुश्मन नहीं है तुम्हारे, एंड स्टॉप these sloganeering by your uh, your your pet media people। उनको को जरूरत से ज्यादा ना बोलें और देश का अपमान हो गया, इसका अपमान हो गया। अपमान इतनी जल्दी हो रहा है आजकल भारत का, मैं तो हैरान हूं। वही भारत का अपमान जब नहीं हुआ था कि जब आपने कहा था हम तो निकल के जा रहे हैं, आप जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, आप घुस गए थे अंदर, जब महबूबा मुफ्ती एलओसी तोड़ के अंदर घुसने वाली थी उस तरफ, आपने भी यहाँ पर कुछ किया था, उससे हमारे देश का माथा ऊंचा हुआ था क्या? देखिए, हर विपक्षी दल ने अपने टाइम में कोई ना कोई एक्सेस की है, क्या एक्सेस की है, एक्सेसेस होती हैं। ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया कांग्रेस पार्टी के कुछ ब्रेनलेस पीपल ने, मैं ब्रेनलेस से मानता हूं, क्योंकि आपको किसी भी चीज का पॉलिटिक्स में उसका एंड रिजल्ट क्या होगा उस पर तवज्जो देनी चाहिए। आप टू कैप्चर पॉपुलर इमेजिनेशन यू कैनॉट गैम्बल इन अ मैनर दैट यू इवेंचुअली लूज द ट्रस्ट ऑफ पीपल। और ये आपने जो तरीका अपनाया वो गलत था, लेकिन किसी को ये कहना कि इसमें देश की अवमानना हुई है, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। भारत की रेपुटेशन, भारत का जलाल इतना वीक नहीं है, इतना नाजुक नहीं है कि हर छोटी चीज पे भारत की इंसल्ट हो जाती है। हर छोटी चीज पे आप लोग लिटिगेशन शुरू कर देते हो। देखो, इट्स अ क्लियर केस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपने वहां पर होने दिया। और दूसरा कि ये जो आप कर रहे हैं कि अब आपने बोला कि भाई हम तो लोगों के खिलाफ केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपने अभी तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी को उसका लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं किया? सही बात। आपके पहले रिश्ते क्या थे गलगोटिया यूनिवर्सिटी से? आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के क्या रिश्ते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से? आपकी और सरकारों के क्या रिश्ते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से? और माननीय प्रधान गुजरात में भी उनके रिश्ते थे। ये सब बातें आप प्रत्यक्ष कीजिए और उसको पिनलाइज कीजिए, उस यूनिवर्सिटी को, उस ठीक बात। लड़की को जो आके वहां पर बोल गई और जिसके पीछे मीडिया अभी भी लगा हुआ है। देखिए, आप स्केपगोट्स मत ढूंढिए, बलि के बकरे मत ढूंढिए, बलि की बकरियां मत ढूंढिए, क्योंकि ऐसे केसेस में बलि के बकरा ढूंढने के बजाय सही जहां से गलत बात हुई है, जो विच इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इवल विच इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके खिलाफ एक्शन लो ना आप। ठीक बात। आप ठीक उसके खिलाफ तो लोगे नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस एक व्यापक चर्चा की जरूरत है, और जो चर्चा हम तो आप और तो करते ही रहते हैं। और मैं समझता हूँ ये सीख देने का हमें अधिकार है लोगों को, क्योंकि हम दोनों तो डिसएग्री एग्री करके एक व्यापक चर्चा करने की कोशिश तो करते हैं हम लोग। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा की। एक तो ये कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर जो हुआ, वो दरअसल कैसे एक बिल्कुल बेकार की, इसका कोई भारत को लाभ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की
एक पीआर कवायद में बदल गई। एक एक प्रधानमंत्री के लिए उनका अपने प्रचार की कवायद में बदल गई। और दूसरी तरफ ये निकल कर सामने आ गया कि अगर भारत थोड़ा-सा धैर्य रखता, थोड़ी-सी अक्लमंदी से काम लेता, उसको सही राय मिलती, तो भारत अमेरिका के साथ में जल्दबाजी में किए गए इस व्यापार समझौते से बच सकता था। दबाव भारत में किए गए, हैं? दबाव में किए गए। हाँ, दबाव में किए गए इस व्यापार समझौते से बच सकता था। देखिए कनाडा जो है अमेरिका का, भारत तो बहुत पीछे है। 850 अरब डॉलर का कनाडा के साथ में व्यापार होता है अमेरिका का। कनाडा ने ट्रंप के दबाव में आने से इनकार कर दिया और वो पूरी तरीके से बच गया। अब उसके ऊपर कोई वो सब टैरिफ-वैरिफ नहीं लगेगा। चीन ने उसके दबाव में आने से इनकार कर दिया। तमाम यूरोप ने उसके दबाव में आने से इनकार कर दिया। वो लोग सब बच गए और इनकी हालत ये है कि ये बुरी तरीके से उसके दबाव में आकर फँस गए। ये इस बात का सबूत है कि इनके पास ना कोई दूरंदेशी थी और पूरी तरह शक होता है कि ये लोग ट्रंप के किसी ऐसे दबाव में थे जिसके दम पे ट्रंप कहता है कि आई कैन डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो बात यह है कि उसने 10% टैक्स और लगा दिया है, जो कि उसको अधिकार क्षेत्र में आता है। 1.5 महीने के लिए, 150 दिन के लिए वो लगा सकता है। जी। और ये जो टैक्स लगाया है हम पे, ये 18+10 है क्या? ये तो बताए सरकार। हो गई, हाँ, बिल्कुल। ये 18+10 है क्या? वो और 28 वो हो गया। हाँ, और अब वो कहता है कि मेरा तो 0 टैक्स है। इट्स ऑल अ विन-विन डील। मैंने तो कुछ भी नुकसान नहीं उठाया। तो वो शरेआम अपनी जीत का बधारता वो जा रहा है। वो साफ कह और रहा है आप भारत जो बोल टैरिफ नहीं रहे। देगा, हम टैरिफ नहीं देंगे। हाँ, भारत देखिए साफ आप। कह रहा है भारत टैरिफ देगा, हम टैरिफ नहीं देंगे। ये कह रहा है। तो कोई तो दम दिखाए थोड़ा बहुत। नहीं, कुछ कोई नहीं। बात बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें हम लोगों ने की। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।